नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आज फिर से आपका स्वागत है। और आज का हमारा पाठ है मानव का श्वसन तंत्र, पाठ 23। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई श्वसन होता क्या है, क्या होता है श्वसन। देखिए कि व्यक्ति कार्य करता है और कार्य करने के लिए उसे क्या करना, कार्य करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा से कहां किससे मिलता है, भोजन से प्राप्त होती है। ठीक है, तो भोजन से ऊर्जा बन रही है, इसका मतलब क्या हुआ, भोजन से ऊर्जा प्राप्त हो रही है, इसका मतलब भोज्य पदार्थों का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। इस प्रकार जो श्वसन की क्रिया है वो क्या होती है, एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है, जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, जो भोज्य पदार्थ है उनका ऑक्सीकरण होता है, ऊर्जा संग्रहित होती है, किस रूप में, एटीपी के रूप में। ठीक है, और साथ ही साथ जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि शरीर में ऊर्जा प्राप्ति हेतु भोजन किया जाता है। इस भोजन का ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब भोजन है वो किस में बदल जाता है, वो ऊर्जा के रूप में बदल जाता है, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में, कोशिकाओं में एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है, जो एटीपी के रूप में ऊर्जा संग्रहित होती है और साथ ही साथ जल व कार्बन डाइऑक्साइड का भी क्या होता है, निर्माण होता है। इस प्रकार श्वसन क्या हो गया, इस प्रकार श्वसन एक जैव रासायनिक, इस प्रकार श्वसन क्या है, एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है, जिसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। तो ये श्वसन की क्रिया होती है। श्वसन में क्या हो रहा है कि वह क्रिया जिसमें भोज्य पदार्थों का क्या होता है, जिसके द्वारा भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है और साथ ही साथ जल और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, निर्माण होता है, तो उसे हम श्वसन कहते हैं। अब जो श्वसन है वो दो प्रकार का होता है, श्वसन दो प्रकार का होता है। एक होता है आपके बाह्य श्वसन और दूसरा होता है आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। तो पहले हम बात करते हैं बाह्य श्वसन की। बाह्य श्वसन किसे कहते हैं, देखो बाह्य श्वसन बाहरी वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राणी के शरीर में आना व प्राणी के शरीर की कार्बन डाइऑक्साइड का
बाहर निकलना, बाहर निकलना क्या कहलाता है? बाह्य श्वसन कहलाता है। बाह्य श्वसन यानी बाहर से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का शरीर के अंदर प्रवेश करना और शरीर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी हुई है, यहाँ पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है ना, एटीपी, जल और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर छोड़ देना, त्याग देना। बाहर से तो क्या ना ऑक्सीजन शरीर के अंदर प्रवेश करना और अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित हुई है बॉडी के अंदर हमारे, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देना, ये क्या कहलाता है? बाह्य श्वसन कहलाता है। तो बाह्य श्वसन में पर्यावरण में उपस्थित ऑक्सीजन व कोशिकाओं में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है, अर्थात विनिमय, गैसों का विनिमय होता है। विनिमय मतलब अदला बदली, है ना, एक्सचेंज तो हो रहा है। ऑक्सीजन है वो बाहर से अंदर की ओर जा रही है ना, ये वायुमंडल में है, पर्यावरण में है। अभी ऑक्सीजन कहां उपस्थित है? पर्यावरण में उपस्थित है। ये बाहर से अंदर की ओर जा रही है, शरीर के अंदर जा रही है। और बॉडी के अंदर क्या है? कोशिकाओं के अंदर क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर से बाहर की ओर, तो एक्सचेंज हो रहा है। गैसों का क्या हो रहा है? गैसों का विनिमय हो रहा है, विनिमय हो रहा है। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? बाह्य श्वसन कहते हैं। तो गैसों का विनिमय होता है। इसे ही हम साधारण बोलचाल की भाषा में कहें तो इसे ही हम सांस लेना कहते हैं। सांस लेना, सांस लेना, सांस लेते हैं तो इसका मतलब क्या है? बाहर से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और जो अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम बाहर छोड़ रहे हैं, तो इसे ही हम सांस लेना या संवातन यानी वेंटिलेशन या संवातन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके बाह्य श्वसन के बारे में। अब दूसरा है आंतरिक या कोशिकीय श्वसन। आंतरिक या कोशिकीय श्वसन। अब देखो यहां पर पहले वाले में बाह्य में क्या हो रहा था? बाह्य श्वसन में हमने देखा है कि भाई वायुमंडलीय ऑक्सीजन है शरीर के अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। और ये तो वायुमंडल में चली गई कार्बन डाइऑक्साइड, अब इसका तो काम खत्म हो गया। लेकिन इसने बॉडी के अंदर प्रवेश किया है ऑक्सीजन ने, तो इसका मतलब क्या है? ये अपना काम करेगी ऑक्सीजन। तो शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग तो किसके रूप में? ऊर्जा यानी एटीपी के रूप में किया जाता है। तो यहां पर प्राणी के द्वारा जो ऑक्सीजन है, सॉरी एक मिनट, अब प्राणी के द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करना तथा साथ ही साथ क्या है? एटीपी के रूप में ऊर्जा, एटीपी के रूप में ऊर्जा
तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होना कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन कहलाता है, या आंतरिक श्वसन कहलाता है। अब देखो यहां पर बाह्य श्वसन में क्या हो रहा, ऑक्सीजन है बॉडी के अंदर से प्रवेश की है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, और आंतरिक कोशिकीय श्वसन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर अब जो ऑक्सीजन शरीर के अंदर पहुंची है उस ऑक्सीजन का यूटिलाइज हो रहा है, उपयोग हो रहा है। जो ऑक्सीजन है जो बॉडी के अंदर प्रवेश जिसमें की है, अब उस ऑक्सीजन का क्या होगा, उपयोग होगा। किस रूप में उपयोग होगा, अब उपयोग होगा यदि इसका ऑक्सीकरण होगा तो एटीपी के रूप में क्या बन जाएगी, ऊर्जा बन जाएगी, और साथ ही साथ कोशिकाओं में किसका निर्माण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार जब एटीपी के रूप में ऊर्जा बन रही है, कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है ऑक्सीजन के उपयोग के फलस्वरूप, तो उसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक या कोशिकीय श्वसन। क्योंकि ये कोशिका में हो रहा है, ये सारी प्रक्रिया कोशिका के अंदर हो रही है या अंदर हो रही है कोशिका की, इसलिए इसको हम आंतरिक या कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अब ये जो कोशिकीय श्वसन होता है ये दो प्रकार का होता है। कोशिकीय श्वसन दो प्रकार का होता है। पहला है ऑक्सी कोशिकीय श्वसन, ऑक्सी कोशिकीय श्वसन। तो जब कोशिकीय श्वसन यानी आंतरिक श्वसन, जब कोशिकीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जब कोशिकीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो इसे ऑक्सी कोशिकीय श्वसन कहते हैं, ऑक्सी कोशिकीय श्वसन कहते हैं, है ना। हम बात कर रहे हैं कि भाई जो आंतरिक या कोशिकीय श्वसन है वो भी दो प्रकार का होता है। एक होता है ऑक्सी कोशिकीय श्वसन और दूसरा होता है अनॉक्सी, ऑक्सी और अनॉक्सी कोशिकीय श्वसन। इसमें क्या होगा, इसका बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। जब कोशिकीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो इसे क्या कहेंगे, अनॉक्सी कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो इस प्रकार जो श्वसन है वो दो प्रकार का होता है, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन में क्या हो रहा है, बाह्य श्वसन में कि भाई बाहर से ऑक्सीजन है वो अंदर प्रवेश कर रही है शरीर के अंदर, और अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल रही है। मतलब पहले प्रकरण में बाह्य श्वसन में क्या हो रहा है, गैसों की अदला बदली हो रही है, गैसों का विनिमय हो रहा है। बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड है वो वायुमंडल में जा रही है और वायुमंडल की ऑक्सीजन है वो शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। ये तो बात हो गई आपके बाह्य श्वसन का। आंतरिक श्वसन में क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन अब बॉडी के अंदर इसने जो बॉडी के अंदर आई है, शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन आई है, अब वो उसका उपयोग किया जाएगा, है ना। उसका उपयोग किया जाएगा किस रूप में, उसके उपयोग से भोजन के भोज्य पदार्थों का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण है तो हमें पता तीन चीजें बनती है ऑक्सीकरण से, तो जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और एक एटीपी का निर्माण होता है ऊर्जा के रूप में। एटीपी का निर्माण होता है किसका, ऊर्जा के रूप में। तो इसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक या कोशिकीय श्वसन कहते हैं। फिर हमने देखा कि कोशिकीय आंतरिक या कोशिकीय श्वसन दो प्रकार का होता है, ऑक्सी और अनॉक्सी। जब कोशिकीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सी या कोशिकीय श्वसन कहते हैं या ऑक्सी श्वसन कहते हैं, एक ही बात है।
और जब आंतरिक या कोशिकीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसे हम अनोक्सी श्वसन कहते हैं। अब हम बात करेंगे मानव का श्वसन तंत्र। मानव का श्वसन तंत्र, अब देखो क्या होता है श्वसन तंत्र के अंतर्गत। तो मानव के श्वसन तंत्र में सबसे पहले हम बात करें मानव के श्वसन तंत्र में, तो सबसे पहले आता है आपके नासा छिद्र, है ना, नासा छिद्र। ठीक, यहां से ये नासा छिद्र, ये मान लो वायुमंडल है, वायुमंडल, और वायुमंडल की ऑक्सीजन आ रही है। अब नासा छिद्र से उसने प्रवेश किया। नासा छिद्र के बाद में ये वायु कहां जाएगी? नासा छिद्र, या आप नासा मार्ग भी कह सकते हो, नासा द्वार भी कह सकते हो। तो आप नासा द्वार कह लो, नासा छिद्र से नासा द्वार, फिर नासा गुहा, कहा जाएगी ये वायु? नासा छिद्र, नासा द्वार, या कभी कभी नासा छिद्र नासा द्वार को एक ही माना जाता है। उसके बाद में नासा द्वार से वायु जा रही है आपके नासा गुहा। नासा गुहा से आपके वायु चली जाएगी नासा ग्रसनी। ठीक, नासा ग्रसनी से वायु चली जाएगी आपके कंठ, कंठ से श्वास नली, श्वास नली से फेफड़ा। ठीक है, श्वास नली से कहां चली जाएगी वायु? फेफड़े के अंदर चली जाती है। इस प्रकार या ये जो मार्ग है नासा छिद्र या नासा द्वार, नासा गुहा, नासा ग्रसनी, कंठ, श्वास नली और आपके फेफड़े, तो ये क्या होता है? ये पूरा, ये सारे के सारे अंग मिलकर ये सभी संरचनाएं मिलकर श्वसन अंग या श्वसन तंत्र बनाते हैं। श्वसन तंत्र बनाते हैं कौन? नासा द्वार, नासा गुहा, नासा ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, फेफड़े, ये सारे आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? संपूर्ण श्वसन तंत्र का ये निर्माण करते हैं। इस प्रकार हमने देखा था, देखो पाचन तंत्र है ना, मुख, गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा, ये सारा का सारा जो अंग थे वो सभी अंग थे वो क्या मिलकर क्या बना रहे थे? वो पाचन तंत्र बना रहे थे, है ना। जैसे हमने देखा था कि भाई मुख गुहा, फिर हमने देखा था ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा। तो ये सारे के सारे अंग मिलकर क्या बना रहे थे? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र। तो उसी प्रकार श्वसन तंत्रों की, हम श्वसन तंत्र के अंगों की बात करें तो नासा छिद्र, नासा द्वार, नासा गुहा, नासा ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, फेफड़े, है ना, ये सब आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ये श्वसन तंत्र या श्वसन अंग का निर्माण करते हैं। अब इनमें जो मुख्य श्वसन अंग है, इन सभी में नासा छिद्र, नासा द्वार, नासा गुहा, नासा ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, फेफड़ों, इनमें जो मुख्य है वो आपको बताइए। मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा होता है ना, क्या होता है? फेफड़ा। तो इनमें मुख्य श्वसन अंग फेफड़े होते हैं, फेफड़े होते हैं। तो भाई अब बाकी ये क्या हो गया? फिर श्वसन, मुख्य श्वसन अंग ये है, फेफड़ा है, तो बाकी क्या है? तो बाकी जो अंग हैं ये क्या होते हैं? ये श्वसन मार्ग कहलाते हैं, है ना। कि भाई यहां से ये वायु है वो क्या कर रही है? प्रवेश कर रही है, ये यहां से ये वायु निकल रही है। तो बाकी ये जो स्थान है
ये अंग है, नासा द्वार, नासा गुहा, ये क्या कहलाते हैं? श्वसन हो रहा है उसके मार्ग कहलाते हैं, श्वसन मार्ग कहलाते हैं। बाकी बचे हुए अंग क्या कहलाते हैं? श्वसन मार्ग कहलाते हैं, श्वसन मार्ग कहलाते हैं। लेकिन जो मुख्य अंग है वो तो कौन सा है? फेफड़ा ही है। मुख्य अंग कौन सा है? फेफड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये एक प्रकार से ये क्या है? एक पथ है, एक वे है जिसके द्वारा वायु, देखो बाहर से वायुमंडल से चलकर कहां प्रवेश कर रही है? फेफड़े के अंदर प्रवेश कर जाती है। अब हम नासा छिद्र की यदि हम बात करें तो नासा छिद्र क्या होते हैं? दो छोटे छोटे छिद्र होते हैं। नासा द्वार या नासा छिद्र, दो छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा वायु नासा में प्रवेश करती है। नासा में क्या करती है? प्रवेश करती है। अब इसी नासा छिद्र से, नासा द्वार से प्रवेश कर लिया, अब वायु कहां जाएगी? नासा गुहा में। आगे यह वायु नासा गुहा में जाती है। ठीक है, नासा गुहा में चली गई। अब नासा गुहा में क्या होता है? नासा गुहा में रोम तथा श्लेष्मा, रोम यानी बाल और श्लेष्मा झिल्ली उपस्थित होती है। श्लेष्मा झिल्ली उपस्थित होती है। तो रोम भी होते हैं और श्लेष्मा झिल्ली भी क्या होती है? उपस्थित होती है। कहां पर? नासा गुहा में। तो अब क्या होगा आगे? रोम तथा झिल्ली, श्लेष्मा झिल्ली धूल के कणों व हानिकारक जीवाणुओं को नासा गुहा में ही क्या करते हैं? रोक लेते हैं। ये लो भाई, नासा गुहा में ही रोक लिया। किसको? जो मिट्टी के कण आ रहे हैं वायुमंडल से, है ना, और या कोई हानिकारक कुछ बैक्टीरिया वगैरह हैं, उनको नासा गुहा में उपस्थित आपके बाल और जो श्लेष्मा झिल्ली है उनको अपने अंदर ही क्या कर लेते हैं? चिपका लेते हैं। नासा गुहा में ही उनको चिपका लेते हैं, आगे जाने नहीं देते। इस प्रकार एक प्रकार से वो वायु को क्या कर रहे हैं? फिल्टर कर रहे हैं, छानने का काम करते हैं। यहां पर ये रोम क्या कर रहे हैं? झिल्ली तो क्या करेगी? उनको चिपका लेगी, और रोम क्या करेंगे? उनको आगे नहीं जाने देंगे। तो इस प्रकार रोम नासा गुहा में छानने का कार्य करते हैं। ठीक है, छानने का कार्य करते हैं रोम और ये झिल्ली। आगे देखिए, हमने बात कर ली थी नासा मार्ग। तो नासा मार्ग में क्या होता है? उपास्थियां पाई जाती हैं। एक तो नेजल, प्रीमैक्सिला, मैक्सिला और एथेमॉइड नामक उपास्थियां पाई जाती है। कहां पर? नासा मार्ग में पाई जाती है। अब जो नासा गुहा है या नासा मार्ग है,
नासा गुहा है वो आंतरिक नासा द्वारों से नासा ग्रसनी में खुलता है। किसमें खुलता है? नासा ग्रसनी में खुलता है। अब नासा ग्रसनी में खुल गया और नासा ग्रसनी कहां खुलेगी? नासा ग्रसनी आगे कंठ ग्रसनी में खुलती है। कंठ ग्रसनी कहां खुलेगी? कंठ ग्रसनी कंठ में खुलती है तथा कंठ कहां खुलेगा? श्वास नली में खुलता है। श्वास नली में खुलता है। तो इस प्रकार ये मार्ग आ गया, यहां पर वायु यहां तक पहुंच चुकी है श्वास नली में। अब यदि हम बात करें कंठ की, तो कंठ में क्या होता है? कंठ में कुछ अस्थियां, कुछ उपास्थियां पाई जाती हैं, है ना। एक हो गया आपके थायराइड, एपिकोइड और एक होती है आपके एपिग्लोटिस उपास्थियां पाई जाती हैं। इसमें कंठ के अंदर ये थायराइड, एपिकोइड, एपिग्लोटिस उपास्थियां पाई जाती हैं। साथ ही साथ में क्या होता है कि जो कंठ होता है, कंठ में एक छिद्र होता है जिसे ग्लोटिस कहते हैं, जिसे ग्लोटिस या घाटी क्या कहते हैं? घाटी या ग्लोटिस कहते हैं। इस छिद्र के द्वारा कंठ श्वास नली में क्या होता है? खुलता है। यहां से किसके द्वारा? घाटी के द्वारा, ग्लोटिस के द्वारा जो कंठ है वो क्या होता है? श्वास नली में जाकर खुल जाता है। अब बात करते हैं श्वास नली की। तो श्वास नली कंठ से लेकर हमारे वक्ष गुहा में फेफड़ों से होते हुए वक्ष गुहा तक फैली हुई होती है। ये तो श्वास नली कंठ से लेकर वक्ष गुहा तक फैली रहती है। ठीक है, श्वास नली थोड़ी संरचना थोड़ी लंबी होती है, वक्ष गुहा से कंठ से शुरू होती है और वक्ष गुहा तक ये फैली हुई रहती है श्वास नली। अब श्वास नली में एक मेन विशेषता होती है कि जो श्वास नली है, देखो यहाँ पर ये श्वास नली आ रही है हमारी, है ना। और यहाँ पर यदि हम हाथ लगा के देखेंगे तो यहाँ से हमें कुछ ऐसी घुमावदार संरचना नजर आएगी। श्वास नली में सी आकार के उपास्थि के बले पाए जाते हैं। सी आकार के उपास्थि के बले, जैसे मान लीजिए ये हमारे श्वास नली है तो इसमें इस प्रकार के ये बले पाए जाते हैं। ये बले पाए जाते हैं श्वास नली में। तो श्वास नली में सी आकार के उपास्थि के बले पाए जाते हैं। ये बले क्या करते हैं? ये बले श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। यानी जब वायु होगी श्वास नली के अंदर, जब वायु उपस्थित होगी तब तो वो नहीं पिचकेगा, लेकिन यदि वायु ना हो तो पिचक सकते हैं। श्वास नली पिचक सकती है बिना वायु की उपस्थिति के। यदि वायु होगी तब तो श्वास नली नहीं पिचकेगी, लेकिन यदि वायु नहीं होगी तो श्वास नली पिचकने का डर रहता है। तो श्वास नली को पिचकने से रोकने के लिए, है ना, यहाँ पर सी आकार के उपास्थि के कुछ क्या होते हैं? छल्ले, बले यानी
छल्ले आप कह सकते हो, कुछ छल्ले से पाए जाते हैं यहाँ पर, जिसके कारण श्वास नली है वो पिचकेगी नहीं, सिकुड़ेगी नहीं। यदि मान लो ये पिचक गई, सिकुड़ गई, तो फिर क्या होगा, यहाँ से ऊपर से और नीचे से बीच में, यहाँ से यही तो बाहर से और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड ला रही है, बाहर से ऑक्सीजन भी यहाँ से चल रहा है, तो फिर यहाँ से ये रुक जाएगा, तो आगे श्वसन की क्रिया संभव नहीं हो पाएगी। तो श्वास नली में क्या होते हैं, सी आकार के उपस्थिति के बले होते हैं जो कि श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।